हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर नंबर 8 और चैप्टर चल रहा है बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। आप जान रहे हो आपके पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इतना तो जानते ही हो आप। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, मोशनल ईएमएफ के बारे में ही है। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन में आपको तमाम कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे बेटा। आप देखते रहो। आज की टॉपिक हमारी क्या है? मोशनल ईएमएफ का रियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ का कौन सा प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम है। आज हम रियल प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मतलब बचे ही ना, इतना सॉल्व कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हो। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात और आपसे कह देता हूँ कि पीछे जितने भी वीडियो हैं, प्रीवियस वीडियो अगर छोड़ के आओगे तो यहाँ पे समझना हो जाएगा मुश्किल, ठीक है ना। तो पीछे का देख के फिर इसको देखो तो टाइम वेस्ट होगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक के देखो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है और 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया, और हर एक क्वेश्चन में दमदार कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ देखो, हमारे पास यहाँ पे एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड, कंडक्टिंग रॉड अगर क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो तो एक शेल बन जाता है। घूमते घूमते क्या बन जाता है? एक शेल या बैटरी बन जाती है, ठीक है ना। और अगर बी वी एल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए तो उस बैटरी का ईएमएफ ही बराबर क्या होता है? बी वी एल होता है। एक जनरल केस में, मतलब कि एक कह सकते हो कि बेटा स्पेशल केस में कह सकते हो। चलो इतना आपको लर्न है, मैंने रिपीट भी करा दिया। यहाँ पे देखो, हमारे पास एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और यहाँ पे एक एल लेंथ का रॉड है। रॉड का बेटा आपके लेंथ एल है, ठीक है। देखो ये रेल है बेटा, ये क्या है? ये रेल की पटरी है, मैंने लिखा यहाँ पे रेल की पटरी है। ये दोनों रेल की पटरी है और ये है बेटा स्लाइडिंग कंडक्टिंग रॉड है। स्लाइडिंग मतलब क्या? इस पर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। और इस रॉड का रेजिस्टेंस है बेटा स्मॉल आर, ओके। और मैंने इसी सर्किट में लेकर के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर दे रखा है। और आपका जो ये पटरी है ना वो फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं बन रहा है, ओके। फ्रिक्शनलेस के साथ साथ बेटा इस पटरी का रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि पटरी का रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। स्पेशल पटरी एलॉय की स्पेशल पटरी है बेटा, वो रेजिस्टेंस 0 है इसका, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोला फाइंड मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन रॉड। अब बताओ रॉड का मोशनल ईएमएफ क्या होगा? मोशन की वजह से ईएमएफ बनता है उसमें, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा? और बोल रहे हैं कि करंट, बताओ क्या होगा रॉड में। एक दो बातें हैं ऐसे ही, तो चलिए करते हैं। पहले का सॉल्यूशन देखो, मोशनल ईएमएफ पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ कितना होएगा? कोई बात नहीं, ई का मान पूछ रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ। ये रॉड है, बी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, एल ऊपर है या नीचे है। देखो जरा, अगर इस रॉड को मैं यहाँ बाहर निकाल दूँ पहले क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेटा, तो आप देखोगे कि एक रॉड ऐसे घूम रहा है, वी इधर है और बी इनवर्ट है और एल बेटा क्या है आपका? चाहे ऊपर हो सकता है चाहे नीचे हो सकता है। देखो बी इनवर्ट है, एल ऊपर है और बेटा वी इधर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे E बराबर क्या हो जाएगा? बी वी एल। ई का मान तो हो जाएगा, बट एक काम और देख लेते हैं। अब बैटरी ड्रा करते हैं क्योंकि करंट बताना है ना, करंट बताना है। अभी बेटा घूमेगा तो इसका ईएमएफ बना, इसको सेल बना लेते हैं पहले। ईएमएफ है तो सेल बनेगा यार। सेल कैसे बनेगा? राइट हैंड निकालो, वी से बी की ओर जाओ, बी से वी की ओर। देखो जरा, इधर अंदर भी है इधर भी है, तो बी से बी की ओर कर्ल करो ऐसे, मतलब सरकमफेरेंस को कर्ल कर लो, तो ऊपर क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होएगा, यानी कि ऐसे बनेगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होएगा? निगेटिव। चलो इसका रेजिस्टेंस दिया है, ये वास्तव में रॉड ही सेल बना है, तो रॉड का रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हो, स्मॉल आर दिया है और सर्किट में जोड़े हैं कैपिटल आर। तो बताओ करंट बनेगा? ऐसे बहेगा करंट, क्या करना है?
ये रॉड का ईएमएफ ई है, तो कहोगे सर आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान टोटल आर हो जाएगा, आर टोटल लगा लो यहीं पे। तो ई का मान कितना बना है, बी वी एल अपान, और टोटल आर कितना है बेटा, इनका रेजिस्टेंस प्लस इनका रेजिस्टेंस, तो आर प्लस आर। यानी कि पहले का 2 पार्ट था, दोनों क्लियर हो गया। ई का मान ही बन गया, मैंने इमेजिनरी सेल भी बना दिया, यहाँ पे करंट भी दौड़ा दिया, और करंट कितना बनेगा वो भी मैंने बता दिया आपको। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनको मिटाते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट देखो बेटा क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विद कांस्टेंट वी। बोल रहा है कितना फोर्स मतलब और दिया जाए, कितना फोर्स इनको और रिक्वायर होगा कि मतलब कि जो वेलोसिटी मतलब कि वी मेंटेन रखे। समझ रहे हैं बात को, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा क्या कि इस रॉड पे कितना एक्सटर्नल फोर्स मैं दूं कि इस रॉड की वेलोसिटी वी मेंटेन रहे। तो अभी सोच रहे होगे सर ये तो फोर्स तो लगा, ये निकाल दो कहीं जो भी, लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ अंदर की बातें होंगी। देखो जैसे माना अभी जो मिटा दिया मैंने, ये ऐसे बना था, कैसे करंट आई बह रहा है इस रेल में, जो भी है हालांकि। अच्छा सोचो 1 मिनट के लिए, अगर यह है एक रॉड है तो पूरा सर्किट पूरा हो रहा है, तो करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे बनेगा। मैं दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, बेटा ऐसे बनेगा, ये आपका बनेगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और चूंकि रॉड में करंट बना, चूंकि रॉड सर्किट पूरा कर रहा है कंडक्टिंग इस मतलब कि रेल की पटरी को लेकर के, तो ये ऐसे मतलब केवल रॉड को अगर मैं लूं बेटा, तो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे आई करंट दौड़ रहा होगा, ऐसे आके ऐसे ना आई पूरा कर रहा है, ऐसे ना आई पूरा कर रहा है अपना बेचारा, ये आके ऐसे ना आई पूरा कर रहा है। चलो ठीक है, एक बात और देखो, V से मैंने चला दिया है, V से मैंने चला दिया है, जब तक रुका हुआ था, जब V रुका हुआ था तो कोई करंट नहीं, कोई ईएमएफ नहीं। लेकिन जब इसको V से मैंने, V एक मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी रही हो, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड रहा हो, मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से इनको चला दिया, और हमने कहा कि 5 मीटर पर सेकेंड हमेशा के लिए मेंटेन रहे, कुछ उपाय लगाओ। एक बात समझो, चला दिया तो करंट बना, अब करंट बना तो बेटा आप जानते हो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर एक फोर्स लगता है, हम जानते हैं, वी नो दैट इन मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस अ फोर्स कितना करता है, IBL। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, IBL, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इन पे कितना अप्लाई होगा, IBL। I B क्रॉस L होता है, आप ये सब जानते हो। B और L के बीच का एंगल 90 डिग्री है, B और L के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो एक क्रॉस है तो साइन 90 हो जाएगा, तो बोलोगे सर FM बराबर हो जाएगा IBL। इतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, किधर लगाएगी, राइट हैंड निकालोगे बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा करंट की ओर, पॉम इधर बता रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रही है। राइट हैंड निकाला, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर 4 उंगलियां जाएंगी, करंट की ओर हमारा थंब जाएगा, तो एट लास्ट मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको छोड़ा है चला के, तो थोड़ी देर बाद आके रुक जाएगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, करंट बना, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा, जबकि अपोजिट लग रहा है इसके, हमारे जो इधर मैंने वेग दिया था उसके अपोजिट चल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये पक्का रुक जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चलाना ही है तो इसी मैग्नेटिक फोर्स कितना, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर आगे की ओर दे दो। अगर 5 मीटर पर सेकेंड के बीच लगातार चलाना ही चलाना है तो इनको खत्म करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। हम कहेंगे मतलब कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी v, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट v करना है तो इसी फोर्स के इतना हमको एक F एक्सटर्नल देना पड़ेगा, वही फोर्स रिक्वायर होगी उनकी, वही रिक्वायर्ड फोर्स होगी। तो आप कहोगे सर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू FM हो जाएगा। अरे भाई समझो जरा,
मान लो 5 न्यूटन का ये बल लगा रहे होंगे, यह 5 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो मैंने बोला इनका 5 खत्म करने के लिए कि आगे 5 दे दो, 5 5 कैंसिल, अपना 5 से आगे भागेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अपनी। तो लो एक्स्ट्रा। अब एफएम का मान IBL और आई का मान कितना है, अगर पीछे आप देख के आए हो तो आप कहोगे सर BVL, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें यार, BVL अपान R+R गुणे BL, तो आप कहोगे सर B²L² अपान R+R, यही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा आप तीसरा परीक्षा लिया जाए, कुछ करना नहीं है। मैंने बोला कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब कि करें इनके लिए कितना फोर्स दें कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे। तो मैंने क्या करा है, चल रहा है तो इसके अपोजिट एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैंने कहा इसी के बराबर उतना आगे दे दो, 5 लगातार चलता रहेगा, इनको काट के खत्म कर दो। तो कितना लगा, एफएम बराबर एफ एक्सटर्नल एफएम का मान IBL हो गया, BVL/R+R आई का मान, और गुणे VL लेके B²L² अपान R+R, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन में फोर्स हो जाएगा आपका। इतना आपका फोर्स चाहिए। ओके, इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड पावर इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट पावर निकालो और आउटपुट पावर निकालो। कितना आपने इनपुट पावर दे रखा है और कितना आपने आउटपुट पावर दे रखा है। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये तो पक्का होएगा कि पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। अब पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट पावर मतलब क्या, अरे भाई जो आपने मतलब कि शुरुआत में कुछ दे रहे होगे तो वही बाद में पाओगे, जो इन करोगे वही आउट होएगा। इन क्या कर रहा है, एफ एक्सटर्नल इन कर रहा है, मतलब कि आप देखो बेटा से एक बात जान लो, ऐसे चलाक छोड़ दोगे ना तो कुछ होगा नहीं, जब तक ये चलेगा तब तक करंट पाओगे पक्का, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा, ये तो फिक्स है। इसलिए हमको इनपुट में एक एफ एक्सटर्नल लगा के देना है, जब तक एफ एक्सटर्नल दोगे तब तक करंट बनाएगा, तुरंत जैसे धक्का दोगे तुरंत रुक जाएगा, वो तो इधर तुरंत रुक जाना है क्योंकि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना इनके पीछे की ओर, वो रुक जाएगी। तो अगर आपको बेटा कुछ आउटपुट पाना है तो इनपुट में लगातार एक एफ एक्सटर्नल आपको देना पड़ेगा, तभी लगातार आप करंट पा सकते हो, नहीं तो नहीं पाओगे। तो मैंने बोला पावर इनपुट यानी कि PI रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा P बराबर क्या होता है, कहो ये सर W/T होता है, यानी कि PI बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं dW/dt भी कर सकते हैं, dW/dt। और dW कितना होगा, अगर मैंने मान लिया छोटा सा विस्थापन हुआ यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल लगाया मैंने, एफ एक्सटर्नल मैंने लगाया, यहाँ पे छोटा सा विस्थापन dx हो गया, छोटा सा विस्थापन, एफ एक्सटर्नल वही है 5 न्यूटन का। मैंने कहा कि एफ एक्सटर्नल यहाँ पे लगाओ यार, छोटा सा विस्थापन हुआ dx, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो कहोगे सर एफ एक्सटर्नल इंटू dx, यही वर्क होता है, बल गुणे विस्थापन, और ये क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो बोलोगे सर P इनपुट, इनपुट मतलब क्या, जो आप एक्सटर्नल दे रहे हो वही इनपुट है, और मैंने बोला ना जब तक इनपुट दोगे तब तक आउटपुट पाओगे, इनपुट खत्म तो आउटपुट खत्म हो जाएगा। क्यों, मैंने एक बार फिर रिवाइज करना बेटा, मैंने कहा कि आप जब तक इन पे बल लगाओगे ना तब तक का करंट पाओगे, यानी कि आपको एक मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, वही जनरेटर वाला। जब तक आप इनपुट दोगे, इनको चलाना तुम्हारा काम है भाई, चलाना तो पड़ेगा, जब तक मैकेनिकल नहीं दोगे ना तब तक कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं पाओगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, ये विस्थापन बटे क्या है, समय ना, तो ये वेग हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वेग, वही भी है। अब एफ एक्सटर्नल कितना था पीछे भी निकाल लो, B²L² और आपने निकाला है V अपान R+R, ये आपने एफ एक्सटर्नल पीछे निकाला है कितना चाहिए IBL से, ठीक है। और ये हमारा हो गया बेटा क्या V, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा B²L² V² अपान R+R। कितना बेटा आपको देना पड़ेगा इनपुट में,
बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, यही वी था जो कि dx बाई dt है, विस्थापन बटे समय, वही वेग हमारा है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं, आउटपुट निकाल लेते हैं। इतना मैंने इनपुट दिया पावर, वर्क बाय टाइम से निकाला पावर, इनपुट मैंने इतना दे रखा, मैंने कहा यार आउटपुट देखो कितना, आउटपुट क्या इतना आ रहा है, अरे भाई जितना इनपुट पावर रहेगा उतना आउटपुट पावर रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही तो है। देखो जरा, अब मैंने बोला पावर आउटपुट निकालो जरा, तो पावर, अच्छा बताओ पावर कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है हमारा। देखो एक बार हमारा इंटरनल में खत्म हो रहा है, करंट कहाँ कहाँ जा रहा है, इंटरनल में जा रहा है, एक्सटर्नल में जा रहा है, दोनों में जा रहा है। तो पावर आउटपुट कह सकते हो सर P बराबर होता है आई स्क्वायर आर होता है। एक बार हाई वाला आर खा रहे हैं, एक बार हाई वाला आर खा रहे हैं, आपने सब पता है। आई स्क्वायर एक बार कैपिटल आर और वही एक बार स्मॉल आर। आई का मान कितना निकाले, अभी देखो आई स्क्वायर का मान ले लियो बेटा, ये हो जाएगा आर प्लस आर। आई का मान कितना, तो आप कहोगे सर बी वी एल अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर गुणे आर प्लस आर। तो यहाँ पे कितना पाओगे, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर। हाई देखो कट जाएगा एक ठौरा, बचेगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर प्लस आर। अगर कोई कन्फ्यूजन देख लो बेटा, जितना इनपुट उतना आउटपुट पाया हो, कोई दिक्कत, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट पाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखा क्वेश्चन एक लेकिन ले लिया 20 मिनट हमारा, लेकिन इसमें तमाम सारे तर्क हमको मिल गए। यही क्या है बेटा, यही है हमारा हाँ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है। और मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे क्या सीखने को मिला, यहाँ पे सीखने को मिला कि जब तक आप दोगे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, तब तक क्या पाओगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाओगे। सीधी सीधी बात, जब मैकेनिकल खत्म किया इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा। बाहर से भाई इनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको बल लगाना पड़ेगा, जब तक बल लगाओगे तब तक ये चलेगा, बल खत्म करोगे तो जाके कहीं न कहीं रुक जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो पीछे की ओर लगाएगा, उनको रोकने का प्रयास करता है। हमने अपना हाथ घुमा के देखा भी है, तो क्वेश्चन के ऊपर है कैसे घुमाना है, ठीक है। इसको मिटा के बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। बेटा अगला सवाल देखो, एस वर्मा का 35 है लेकिन हमारा दूसरा है। चलो ये यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है बस, नहीं तो लंबा जाएगा नहीं माइंड लगाओगे तो। लिखा है वायर स्लाइडिंग ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन नल। ये रेल है, पटरी है, उसकी ट्रैक है, और यहाँ पे एल सेपरेट करके वायर रखा गया, हमारा रॉड जो है रखा गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर देख रहे हो आप, ठीक है ना। व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द वायर मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि बेटा वायर कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता रहे, कितना फोर्स आपको देना पड़ेगा। हमारा वायर कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या हो चलता रहे, आपको बोल रहे हैं कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो अभी पीछे वाला ही सवाल है, तो आप सोचोगे कि अगर ये आगे चल रहा सोच रहे हो कि आगे चल रहा होगा तो पीछे की ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसको रोक देगा, उतना ही हमको बाहर से लगाना पड़ेगा। तो चलो हमने सोचा कि Fm बराबर जब F एक्सटर्नल की हो जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए यानी कि F एक्सटर्नल बराबर Fm, अब Fm बराबर क्या हो जाएगा, आई बी क्रॉस एल, बी और एल के बीच एंगल कितना है 90, बी इधर है एल ऊपर है तो 90 डिग्री आई बी एल पाओगे एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब देखो जरा एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, तो देखो आराम से आई कितना है, अभी तो निकाला ही नहीं, आई कितना मैंने निकाला ही नहीं अभी बेटा। आई निकालने के लिए हम जानते हैं आई बराबर होता है ई अपान आर, ई का तो कहीं कुछ पता नहीं है, अब ई निकालना पड़ेगा। ई बराबर कहोगे सर बी वी एल, तीनों चूंकि परपेंडिकुलर हैं। अभी एक बात और जान लो, बी भी है एल भी है, बी भी है एल भी है, बट वेलोसिटी नहीं इनके पास। अभी जो ये रॉड है ना चल थोड़ी रहा है, अभी इन्होंने पूछा कांस्टेंट से चलाने के लिए कितना करूं मैं, अभी चल थोड़ी रहा है,
कहाँ चल रहा है, ई का मान 0 पाओगे, ई का मान 0 मिलेगा तो आई का मान 0 हो जाएगा, और आई का मान 0 होगा तो एफ का मान 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, लिखोगे बिकॉज वायर इज, या वायर या रॉड लिख लो, इज नॉट मूविंग, वो मूव कर भी नहीं कर रहा है। अगर मूव भी करता तो समझ में आता हाँ कितना पीछे आगे करना पड़ेगा, बट मूव ही नहीं कर रहा है, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल का मान 0 आएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा खत्म होता है। अब चलते हैं अगला और बढ़िया क्वेश्चन लेते हुए एस.सी. वर्मा साहब का। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन एस.सी. वर्मा साहब का 36 और हमारा 3। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, इंग्लिश लग रहा है, बट है कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं है। बोल क्या रहे हैं, देखो बढ़िया से, अ लॉन्ग यू शेप्ड वायर, यू शेप का वायर है ऑफ विड्थ एल, जिसकी चौड़ाई एल है, चौड़ाई क्या है बेटा एल है, प्लेस्ड इन इनवायर्ड मैग्नेटिक फील्ड वी, इनवायर्ड मैग्नेटिक फील्ड वी में रखा है, कांस्टेंट है बेटा। द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग वायर वी टुवर्ड राइट, स्लाइडिंग वायर का वेलोसिटी वी है टुवर्ड राइट, राइट की ओर, मतलब कि राइट हैंड की ओर। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर्स इज आर पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है ना बेटा आर है, कितना, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ पर, यानी कि बेटा एक लंबाई पर रेजिस्टेंस आर है वायर का। ठीक है, इतना दे दिया है। बोला एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, कुछ टाइम नहीं हुआ है, द स्लाइडिंग वायर इज क्लोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द यू शेप्ड वायर, स्लाइडिंग वायर बेटा जो इस पे स्लाइड कर रहा है, यही स्लाइडिंग वायर होता है। ठीक है ना, जो इस पे बेटा स्लाइड कर रहा है, और यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं दी है, तो मैंने बोल दिया कि इसका रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं अभी, अगर दिया ना होगा तो, और अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। चलो अभी आगे देख लेते हैं बेटा। हाँ, एट टी इक्वल टू 0 द स्लाइडिंग वायर इज क्लोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द यू शेप्ड वायर। ठीक है ना, जब t का मान 0 है, जब t बराबर 0 है तो इसके लेफ्ट एज पर वायर यहीं पे है, यहीं पे बिल्कुल है। ठीक है ना, ड्रॉ, लेकिन कुछ समय बाद जब t समय बीत चुका तो आगे आया होगा, यहाँ पे बेटा t बराबर t है, कुछ समय मतलब हो चुका है, कुछ समय हो चुका है, t बराबर 0 पे यहाँ था, बी वेलोसिटी चलाया गया तो यहाँ पे टी बराबर कुछ समय लग गया यहाँ पे। ड्राई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ और बोलते हैं शोइंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए बैटरी, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। हाँ एक बात और, हाँ ये सब वायर है ना, पट्टी नहीं बोले हैं, सब वायर है, और हाँ सब यहाँ पे सब दे दिए हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर, सभी वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे इस्तेमाल आ रहा है, तो यू सबको करना है। ठीक है ना, तो देखिए जरा, पहली बात तो इनका इक्विवेलेंट बनाओ। अगर V से इधर चल रहा है तो एक शेल बनेगा V से B की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है V से B की ओर। अरे भाई देखो जरा, B अंदर की ओर है, V इधर है, सरकमफेरेंस को कवर करो, V से ऊपर और अंगूठा जाएगा तो यानी कि ऊपर बनेगा प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, इस यही वाला स्लाइड कर रहा है, जो मोशन करता है वही सेल या बैटरी बनती है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होएगा माइनस। अब बाकी यही ले लो आराम से, इधर तो कोई है नहीं सर्किट पूरा करने, इधर कोई मतलब नहीं बनता उसका। चलो करंट कैसे बहेगा, ऐसे ही करंट बहेगा, यही है आपका इक्विवेलेंट सर्किट है बेटा। हैव यू एनी प्रॉब्लम, चलो एनी प्रॉब्लम। चलो बैटरी बन गई। अब देखिए जरा, बोल रहे हैं शोइंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज द बैटरी, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होएगा, ई बराबर क्या होता है VBL, क्रॉस वाला फार्मूला B क्रॉस B डॉट L होता है ना, हालांकि तीनों परपेंडिकुलर हैं, B अपना इधर मस्त है और बेटा आपका L इधर मस्त है और B इधर मस्त है, तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो BBL आएगा, कोई बात नहीं। हमने बोला I बराबर बेटा E अपान टोटल R होता है, E अपान टोटल R जो भी हो, तो E का मान कितना है VBL अपान टोटल R कितना होएगा, बातें बनती है, टोटल R कितना होगा, देखो जरा यही टोटल लंबाई है, यही टोटल तार की लंबाई है, इतने में काम करना है आपको। L है अभी, तो अभी कितना होएगा, L होएगा, L लंबाई का आपका रॉड है, A हो गया 2L, इनकी लंबाई कितनी हो गई 2L। हम कहेंगे क्योंकि जब एक लेंथ है, एक लेंथ तो रेजिस्टेंस R है, जब लेंथ 2L हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2LR हो जाएगा। चलो यहाँ पे 2LR एक बार लगा सकते हो, ये प्लस अभी छूटा नहीं है, अभी यहाँ पे भी है।
अब यह लंबाई बची है, यह लंबाई कितना होगा, यह दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना है v, समय कितना है t, यह होगी दूरी vt, यह भी दूरी कितनी होगी vt, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा आपका 2vt, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2vt, इसलिए 2vt लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 2vtr, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2vtr, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा सारे लेंथ का, ये लेंथ है लेंथ है सबका निकल गया। अब लगा लो आराम से, आई पर और क्या हो जाएगा VBL अपान, अगर 2R कॉमन लोगे तो L प्लस VT आएगा। कोई प्रॉब्लम आपको बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बढ़िया सा इक्वेशन हमने फिर लगा डाला। तो सोचने की बात है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ रहे हो तो क्वेश्चन टफ नहीं है एक को भी, ठीक है ना। तो देखो एस.सी. वर्मा किताब का सवाल लगा रहे हो, आपको भी गर्व महसूस होगा। इसको मिटा के अगला सवाल लिखते हैं बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और एस.सी. वर्मा साहब का 31। तो देखते हैं बोलता क्या है। इंग्लिश बड़ी बड़ी लाइनें लिखी गई हैं, बट डरना मत। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, बी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है, बी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हैं, ऐसे जान लो। हाँ यो कांस्टेंट है, बी यो आउटवर्ड है, और यो कांस्टेंट है। ये सब बातें मैं बताता हूँ आपको। लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल है बीसी मेड फ्रॉम ए मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर का बनाया गया है, मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड वी, देखो दिया यूनिफॉर्म स्पीड वी, एंड वी इन इट्स प्लेन एज शोन इन फिगर, जिस फिगर में दिखाया गया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिट आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिट करता है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहला इन द लूप एबीसी, टोटल लूप की बात बोल रहा है। दूसरा इन द सेगमेंट बीसी, बीसी का सेगमेंट पूछ रहा है, सेगमेंट एसी का पूछ रहा है, और इन द सेगमेंट एबी का पूछ रहा है, तीनों भुजाओं का पूछ रहा है। सीधे सीधे बात करते हैं यार। तो जो हमारे होनहार बच्चे होंगे, सर होनहार किसको बोल रहे हो? अरे जो बढ़िया से पढ़ते होंगे, तो सर पिछला लेक्चर देखे होंगे और प्रीवियस लेक्चर में बताया था जब बी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो पूरे लूप क्या करिए में पूछा जाएगा, तो इसमें कोई फ्लक्स में चेंजिंग होगी नहीं। या फिर बी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, तो इसका बेटा दोनों कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 आएगा। तमाम तरह के बेटा यहाँ पे उपाय हैं। फैराडे का लॉ कहता है फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, ई का मान 0 होगा, यानी कि बेटा इन द लूप एबीसी के लिए बेटा ई का मान 0 आएगा। चलो दूसरा देखते हैं। अब लेकिन सिंगल एवरेज तो 0 हो जाएगा, बट सिंगल का नहीं, 0 नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। अब देखो देखते हैं, केस बताएगा 0 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, 0 भी हो सकता है। इन द सेगमेंट बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी का, इन सबको दोनों को भूल जाओ भाई। अब इन दोनों को भूल जाओ, केवल बीसी को याद करो। बीसी को, बीसी इधर चल रहा है, बीसी इधर चल रहा है, बी पर के देखो जरा ध्यान से देखना, वी इधरिया है और आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ ऊपर है, तीनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पक्का क्या बनेगा, ई बराबर आप कहोगे म्यूचुअली तीनों जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वी बी एल बनता है। बट अगर मैंने एक सवाल यहाँ पे और जोड़ दिया कि इस वाले लेंथ का इमेजिनरी सेल बनाओ, मैंने कहा जो बीसी लेंथ सेगमेंट है बेटा, आप इसका एक इमेजिनरी सेल बनाओ। कैसे बनेगा, ये मेरा सवाल अलग से जोड़ दो। तो कई लोग उंगलियां घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, देखो जरा, बी आउटवर्ड, वी इधर, क्या करना है, वी से सरकमफेरेंस को घेर के ले आना है। सरकम देखो बेटा, हमने बताया ना कि हम घुमा रहे तो आसान लग रहा है, जब तक तुम नहीं घुमाओगे ना कुछ आसान नहीं लगेगा, बड़ा कठिन होता है जब तक घुमाओगे नहीं। और जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आराम से करो। सरकमफेरेंस को घेरो, सरकमफेरेंस यही है ना, इनको घेरो, ऐसे घेर लो, लो घेर लिया। सरकमफेरेंस में अंगुलियाँ चल रही है, हमारी अंगुली कहाँ चल रही है, सरकमफेरेंस पे। अंगूठा किधर जा रहा है, तब नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे होगा पॉजिटिव, ऊपर होगा निगेटिव। यही बच्चे नहीं समझते, अब तुम लोग समझ गए होगे। हालांकि बेटा बुराई नहीं करते, आपके बच्चे नहीं करते। तीसरा देखो, तीसरा कहता है कि इन द सेगमेंट एसी बताओ, सेगमेंट एसी का बताओ कितना होगा ईएमएफ। अरे अब चुटकी का सवाल है। मैंने बोला क्या, मैंने जानता हूं कि अगर वी बी, अगर बेटा ई चाहे ऐसे, चाहे बी हुआ, चाहे वी हुआ, चाहे एल हुआ, तीनों से कोई पैरेलल तो हो गए ना, तो ई का मान 0 होता है। हमको लग रहा है इधर है वी है और इनका लेंथ हो इधर है, दोनों पैरेलल तो हो ही गए। फार्मूला लगा के भी दे सकते हो कि ई बराबर वी क्रॉस वी डॉट एल होता है,
बढ़िया से पढ़ रहे हो। तो ऐसे भी बोल सकते हो ई बराबर सर 0 आवेगा। चौथा देखो बढ़िया सवाल, चौथा समझियो, बढ़िया समझना। इन द सेगमेंट ए बी का, हालांकि नॉर्मली लग जाएगा बट आंसर थोड़ा मोड़ा घुमा उमा के दिया है, कोई बात नहीं है। अच्छा ए बी का इमेजिनरी सेल ड्रा करना है तो कैसे करोगी, तो हम मान लेंगे यार ये खड़ा है, तो खड़ा करने पर वही वाला हाल है, बी से बी की ओर आने वाला हाल है, अंगूठा नीचे की ओर जाएगा तो वास्तव में सेला ऐसे बनेगा। सेला वास्तव में देखो बेटा ये वाला प्लस ऐसे, ऊपर देंगे माइनस, ठीक है ना, तो वही बनेगा। यानी कि इधर प्लस, ऐसे भी बोल सकते हो यार, इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस, ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन हमको निकालना ई का मान निकालना है। चलो अब हम बेटा अभी तो किसी एंगल पे हो गया ना, किसी एंगल पे अब खड़ा है, अब थोड़ी परपेंडिकुलर सब है, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रह नहीं गए तो हमको लगाना पड़ेगा फार्मूला ई बराबर वी क्रॉस वी डॉट वेक्टर एल। बढ़िया से देखना नहीं तो मिस कर जाओगे, इसको हटा दो नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, इनको भी हटा दो। अब देखो जरा वी क्रॉस बी, वी तो वही है अपना, बी बेचारा इनको पकड़ के ले जा रहा है आराम से, और बी अपना आउटवर्ड है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वी भी साइन थीटा यानी कि वी भी हो जाएगा। और v और b का देखो डायरेक्शन क्या है, पहले v क्रॉस b का डायरेक्शन, v से b की ओर आओगे, देखो जरा v से b की ओर आओगे, v से b की ओर, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन बेटा आपका ये वाला होगा। मान लो भाई एंगल थीटा है, एंगल तो मानना पड़ेगा ना, ये मान लो एंगल थीटा है l और v के बीच का, l और v के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। ये एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लो एंगल बिटवीन वेक्टर एल एंड वेक्टर बी, ठीक है। चलो v क्रॉस b का डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा है b क्रॉस b का डायरेक्शन, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ पे हमको लेना है वी बी एल कॉस थीटा, यानी कि v क्रॉस b और वेक्टर एल के बीच का एंगल देना है हमको। अब मैंने बोला अब एल बेटा आप चाहे इधर यहाँ लो चाहे इधर यहाँ लो, एक्यूट एंगल थोड़ा आराम देता है, गूढ़ा भाग कम होता है थोड़ा सा। चलो देख लेते हैं। अच्छा अगर ये थीटा है बेटा तो ये होगा थीटा ही होगा, क्यों, अगर ये थीटा है तो अभी कितना होएगा, थीटा होगा, सीधी सीधी बात है। चलो कोई बात नहीं, हमको चाहिए क्या वास्तव में, हमको चाहिए v क्रॉस b और l के बीच का एंगल, v क्रॉस b और l के बीच का हाई एंगल कितना होगा, हाई वाला, ये कितना है बता सकते हो, तो आप कहोगे सर ये थीटा है और ये होगा 90, ये से निकाल सकते हो, थीटा है 90 है तो हाई वाला ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा दिखाएगा। अब भाई देखो हाई 90 तो वही है परपेंडिकुलर पे, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा काटो के कट जाएगा, प्लस 180, तीनों का 180 आना है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, 90 है थीटा है तो ये कितना होगा बेटा 180 में से 90 आने के भी 90 एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इनके बीच एंगल लगा सकते हो आप वी बी, एल कितना है टोटल, टोटल एल ए बी है तो हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कट पीट के। यार ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है। एक मिनट बेटा मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो यल लिखे हो, यहाँ पे हालांकि हमको यल वल तो पता नहीं है तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ऐसे लिख लो ई बराबर वी बी बी सी, ठीक है, तो उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप वी बी ए बी, ए लेंथ है और हो जाएगा साइन थीटा, हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं होगा, बट ये देखो जरा हमारे आंसर में नहीं आया है, ये भी सही है। बट यहाँ पे आओ, अगर मान लो बेटा ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल देखो ये लाइन पैरेलल है आपस में, है कि नहीं है, दो पैरेलल है, ये वाला एंगल तो वाला एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा, तो अभी कितना होगा 90 माइनस थीटा होएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमने बोला काश 90 माइनस थीटा, अगर इनको देखा जाए काश 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला लंब होता है, काश का मतलब आधार पर टिकर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस देखो बेस कितना है आपका, ये BC है और हाइपोटेनियस कितना होगा बेटा आपका AB है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं AB कॉस 90 माइनस थीटा बराबर BC, यही वैल्यू AB कॉस 90 माइनस थीटा का मान, AB कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या ले लो बेटा E बराबर VB, और ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ यही है, पहले ये ऐसा ले सकते थे आप डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बेस पे, ठीक है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ यही बनेगा आपका, इससे छोटा नहीं बनने वाला है, सबसे न्यूनतम दूरी। तो ऐसे भी लगाओ, माइंड काम करना चाहिए आपका। जहाँ पे माइंड काम करे, जहाँ पे रट्टा काम ना करे, वहाँ माइंड दौड़ाना पड़ेगा ना। और जब ऐसे लगाने के क्वेश्चन की जब आदी आप हो जाओगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना। आप बेटा फाउंडेशन कोर्स की बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, ये बात जान लो। फिर बेटा आगे हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे इसी बुक से क्वेश्चन के बारे में, और इस बुक के क्वेश्चन आप लगाते हो तो ये जान लो कि आपकी जो भी बुक है नॉर्मली ना वो क्लियर होते जाएंगे उसके क्वेश्चन। आप लगा के देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ। जितना भी पढ़ाया आज तक सिलेबस, जितना भी मैंने आपको दिया कंटेंट अब तक, जितना भी हमने लॉजिक बताया, आप एक भी नहीं कर सकते सर हमको सवाल नहीं लगाने आता। 99% क्वेश्चन आप लगा लेते हो, वहीं फंसते हो जहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, और लैंग्वेज समझ में आ जाए तभी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो बेटा ये सब आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी इमोशनल ईएमएफ रेल प्रॉब्लम को लेकर ही, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।